मिशन तेलंगाना पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तेलंगाना को बर्बाद करने में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस दोनों पापी हैं। तेलंगाना के लोग केसीआर सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर सरकार में जो घोटाले हुए, तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनने पर उनकी जांच कराई जाएगी। पीएम मोदी ने तेलंगाना के महबूबाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने रायथू बंधु योजना के तहत राज्य सरकार को 28 नवंबर से पहले किसानों को राशि बांटने के लिए दी गई अनुमति वापस ले ली है। चुनाव आयोग ने यह कदम बीआरएस नेता की ओर से नियमों का उल्लंघन करने पर उठाया है। आपको बताएं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चाहते थे कि आयोग इस अनुमति को वापस ले। ऐसे में दोनों के लिए ये अच्छी खबर है। इस मामले में कांग्रेस ने शनिवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि बीआरएस को रायथू बंधु के तहत वितरित की जा रही राशि का उल्लेख चुनावी रैलियों में करने से रोका जाए। दिल्ली सरकार पर एक बार फिर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भ्रष्टाचार केजरीवाल की गारंटी है। जल बोर्ड में घोटाला किया जा रहा है, ठेके का पैसा बढ़ेगा तो लूट तो मचेगी। वहीं तेलंगाना में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर जोरदार वार किया। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर आरोप लगाया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है, मगर बीजेपी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पूर्व निजी सचिव वीके पांडियन ने आज बीजू जनता दल पार्टी ज्वाइन कर ली है। साल 2000 बैच के आईएएस अधिकारी रहे पांडियन ने इसी साल 23 अक्टूबर को आईएएस पद से वीआरएस ले लिया था। रिटायरमेंट के बाद 24 घंटे के अंदर सीएम पटनायक ने उन्हें कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ 5T इनिशिएटिव का अध्यक्ष नियुक्त किया। वीके पांडियन 2011 में मुख्यमंत्री कार्यालय में शामिल हुए और तब से ही वो पटनायक के निजी सचिव रहे। पिछले 12 सालों में पांडियन ने पटनायक सरकार के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में अहम भूमिका निभाई। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और 22 तारीख तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इससे पहले 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद शुरू हो रहे इस सत्र के काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव के नतीजों का इस सत्र पर बड़ा असर पड़ेगा। सरकार की कोशिश रहेगी इस बार प्रमुख विधेयकों को पारित कराया जाए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी आरोपों पर आचार समिति की रिपोर्ट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश की जाएगी। पैनल द्वारा निष्कासन की सिफारिश लागू होने के पहले सदन को रिपोर्ट अपनानी होगी। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर किए गए दावे से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि सिर्फ इतना कहा था कि जो लोग अपनी सीटों पर चुनाव लड़े उनकी सीटें उनके पास ही रहेंगी। अगर इसमें कोई बदलाव करना होगा तो हम इस पर बात करेंगे। आपको बताएं कि पहले फडणवीस ने दावा किया था कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार धड़ा जो है उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। वहीं एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजित पवार ने कहा था कि वो आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की रूलिंग पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। बिहार में 75% आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सरकार के फैसले को सिविल सोसाइटी ने कोर्ट में चुनौती दी है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसले को याचिकाकर्ता ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। हाल ही में बिहार सरकार ने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित को 75% आरक्षण देने का फैसला किया था। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में आरक्षण के दायरे को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया और ईडब्ल्यूएस इसमें जोड़ दिया जाए 10% तो 75% इसे कर दिया था टोटल। और इसके लिए नीतीश सरकार नोटिफिकेशन जारी भी कर चुकी है। साथ ही सरकार ने सभी विभागों, शिक्षण संस्थानों को इस आरक्षण को लागू करने का निर्देश भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन किया। पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की, जिसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक ट्विटर यानी कि एक्स में साझा की गई हैं। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर से कामना की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार रात बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पुलिस ने रात में एनकाउंटर कर कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के 2 शूटर्स राजप्रीत सिंह उर्फ राजा और वीरेंद्र सिंह उर्फ विम्मी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की माने तो डल्ला गैंग के इन दोनों शूटर्स को पंजाबी सिंगर एली मंगत की हत्या के लिए भेजा गया था।
हालांकि इससे पहले ही ये दोनों शूटर्स पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलेक्ट्रिक सिटी बस के कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर जानलेवा हमले के मामले की जांच कर रही एटीएस की टीम ने चौंकाने वाला खुलासा किया। एटीएस का कहना है कि आरोपी लारेब हाशमी ने बस कंडक्टर पर लोन वुल्फ अटैक किया था। लारेब हाशमी बीटेक का छात्र है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग आतंकी संगठन प्रशिक्षण के दौरान आतंकियों को देते हैं। इसमें हमलावर भीड़ भाड़ वाले इलाके, मार्केट जैसी जगहों पर अकेले ही घुस जाता है और हमला करता है। क्या लारेब को लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग दी गई थी या वो सेल्फ रेडिकलाइज्ड है? इन दोनों ही एंगल्स पर एटीएस की जांच चल रही है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता पिछले कई दिनों से बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। इसी के साथ ठंड ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में सोमवार को हवा बंद रहने और आसमान में बादल छाए रहने के कारण वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी की स्थिति में जा पहुंची। राष्ट्रीय राजधानी के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला ने दिल्ली और उसके उपनगरों में धुंध की मोटी परत छाई रहने की वजह से सुबह 8 बजे विजिबिलिटी घटकर 600 मीटर दर्ज की गई। वहीं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी 800 मीटर थी। आईएमडी का कहना है कि हवा की गति में मामूली वृद्धि और हल्की बारिश के बाद दिन के दौरान मामूली राहत मिल सकती है। उन्होंने बताया कि शहर में इस तरह की प्रतिकूल वायुमंडलीय परिस्थितियां 2 से 3 दिनों तक बनी रह सकती हैं। देश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु के कई शहरों में रविवार देर रात बारिश हुई। कुछ राज्यों में बारिश अभी भी चल रही है। इसके चलते इन राज्यों में अचानक से ठंड बढ़ गई। राजस्थान में दिन का पारा 8 और दिल्ली में दिन का पारा 10 डिग्री लुढ़क गया। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रविवार को तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे। यहाँ बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत की भी खबर है। इसमें 4 दाहोद, 3 भरूच, 2 तापी, अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, बोटाद, खेड़ा, महसाणा, पंचमहल, साबरकांठा, सूरत, सुरेंद्रनगर और द्वारका में एक व्यक्ति की मौत हुई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है और यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। काशी में दीपावली के बाद अब देव दीपावली की धूम है। देव दीपावली को मनाने के लिए संपूर्ण काशी तैयार दिख रही है। देव दीपावली को देखने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचे हैं। 70 से ज्यादा देशों के राजदूत और राजनयिक भी वाराणसी में मौजूद हैं और ये सभी खास लोग कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ऐतिहासिक शहर वाराणसी में काशी की गंगा आरती और देव दीपावली देखने पहुंचे हैं। आपको बताएं कि 12 लाख दीपों में से 1 लाख दीप गाय के गोबर से बनाए गए हैं। साफ सफाई करके तिरंगा स्पाइरल लाइटिंग से शहर और घाट को सजा दिया गया है। देव दीपावली पर 8 से 10 लाख पर्यटक वाराणसी पहुंचने का अनुमान है। इस बाबत सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा का शैव और वैष्णव दोनों ही संप्रदायों में बराबर महत्व है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और विष्णु जी ने मत्स्य अवतार भी लिया था। इसी दिन गुरु नानक देव का जन्म भी हुआ था। इसीलिए सिख समुदाय के लोग इसे प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दीपदान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर वाराणसी, हरिद्वार और पटना में गंगा घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर दान पुण्य किया।